लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन था। ये था कि अगर सिंपल पेंडुलम है, कोई सिंपल पेंडुलम है और वो यहाँ से हैंग कर रहा है, इस बॉब में पूरा पानी भर दिया है, तो इसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। अगर ये पानी लीकेज कर रहा तो क्या होगा, और पूरा एम्प्टी होने पर टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2π√L/g। तो इफेक्टिव लेंथ जब भी आप कंसीडर करेंगे फ्रॉम सेंटर ऑफ मास से, मतलब सेंटर ऑफ मास इस स्फीयर का यहाँ है, तो इफेक्टिव लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगा। तो टाइम पीरियड रिमेन सेम अगर ये पूरा स्फीयर वो भरा हुआ हो। अब लीकेज शुरू हो गया और 50% आ गया, जो लेवल ऑफ लिक्विड है वो इतना आ गया, इस लेवल पे आ गया, बिल्कुल ऐसा। तो टाइम पीरियड क्या होगा। अब टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर वो शिफ्ट हो जाएगा और वो यहां आ जाएगा इसके आसपास। तो लेंथ जो है आपका बढ़ गया एंड टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो हमारा टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा। फर्स्ट जब यहां भरा हुआ था तो इंक्रीज था, कांस्टेंट था, बिल्कुल सेम। फिर ये हाफ पर आ गया तो टाइम पीरियड इंक्रीज कर गया। फिर ये पूरा खाली हो जाएगा। जैसे ही पूरा खाली हो गया इस होल से, तो फिर हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वापस इसी पॉइंट को अचीव कर लेगा और मेरा टाइम पीरियड फिर से वही हो जाएगा जो पहले था। क्योंकि ये पूरा भरा हुआ हो तो भी इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे आएगा, जब ये पूरा खाली है तो भी सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे आएगा। तो उस समय टाइम पीरियड जो है हमारा सेम रहेगा। लेकिन अगर ये आधा भरा हुआ हो, हाफ फिल्ड हो लिक्विड से, तो इफेक्टिव से लेंथ जो है वो और नीचे हो जाएगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पर। तो लेंथ बढ़ गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। फिर अगर सारा खाली हो गया तो फिर जो है सेंटर ऑफ मास ऊपर चला गया और इफेक्टिव लेंथ घट गया, मतलब जो पहला कंडीशन था उसमें आ गया, तो टाइम पीरियड वापस वही हो जाएगा। इज दैट क्लियर। नाउ कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं और मैं क्वेश्चंस बोलता हूं, आप सुनेंगे, फिर उसको बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन होगा। अ पार्टिकल ऑफ मास 0.8 kg, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.8 kg, मास इक्वल टू 0.8 kg। एक पार्टिकल है, उसका मास गिवन है 0.8 kg, executing simple harmonic motion with an amplitude of 1 मीटर। उसके बाद ये बता रहा है जो इसका एम्पलीट्यूड है वो 1 मीटर है और सेट टू बी SHM। एम्पलीट्यूड को आप कैपिटल ए भी लिख सकते हैं और मैं मोस्टली स्मॉल ए भी यूज कर देता हूँ, और स्मॉल ए से एक्सेलरेशन भी यूज होता है। तो ऐसे कंडीशन में मैं स्मॉल ए से एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। 1 मीटर एंड टाइम पीरियड एंड पीरियोडिक टाइम 11/7 सेकेंड। जो हमारा पीरियोडिक टाइम है, टाइम पीरियड, वो 11/7 सेकेंड है। कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट द मोमेंट व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 0.6 मीटर। जो डिस्प्लेसमेंट है y में वो 0.6 मीटर, ये हमने ले लिया। अब मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करता हूं और क्लियर होगा। अ पार्टिकल ऑफ मास 0.8 kg is executing simple harmonic motion with an amplitude of 1 meter and periodic time 11/7 second। टाइम जो है वो है 11/7 second। 11/7 second। Calculate the velocity and the kinetic energy of the particle at the moment when its displacement is 0.6 मीटर। अब हमारे पास क्या है, एक हमें निकालना है वेलोसिटी निकालना है और एक हमें निकालना है
काइनेटिक एनर्जी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा होता है। अब वेलोसिटी ओमेगा मुझे नहीं पता, गिवन नहीं है इस टर्म में, तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए 2-3 ट्रिक्स हैं कि आप सारे डाटा को लिखिए और उसी डाटा को एनालाइज कीजिए, आपसे बन जाएगा। ओमेगा को वी कैन राइट 2 पाई बाय टी अंडर रूट, ये कैपिटल ए करता हूँ, तो मैंने आपको बोला था मैं स्मॉल ए से एम्पलीट्यूड को ज्यादातर रिप्रेजेंट करता हूँ, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नाउ v इक्वल टू 2 पाई टाइम इक्वल टू 11/7 अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 0.6 का स्क्वायर। अब हमारे पास वैल्यू आ गया, पाई को आप 3.14 यूज कर लेंगे और इन सब का वैल्यू यूज कर कैलकुलेट करके यूज कैलकुलेटर हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब v की जगह ये वैल्यू होगा, इतना मैं नहीं लगाऊंगा, मैं चाहता हूं कि v तो मुझे मालूम है, v का वैल्यू मालूम है, therefore we can write kinetic energy equal to half into 0.8 into v का स्क्वायर। अब जो वेलोसिटी आपने कैलकुलेट किया यहाँ पर, ये इसका जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपको यहाँ पर रख देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले इसको मिटा दूं। Next question. A person normally weighing 60 kg stand on a platform which oscillates up and down horizontally at a frequency 2 per second and an amplitude 5 centimeter. If the machine on the platform give a person weight against time, deduce the maximum and minimum reading, it will be show take g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि एक आदमी है जिसका मास जो है 60 kg है, तो सबसे पहले हम उस पर्सन का मास इक्वल टू 60 kg ये हमने लिख लिया। डाटा लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन का डाटा, क्या क्या डेटा दिया हुआ है वो लिखना है। अ पर्सन नॉर्मली वेइंग 60 kg स्टैंड ऑन ए प्लेटफॉर्म, एक 60 किलो का आदमी है, वो एक स्टैंड पे खड़ा है। व्हिच ऑसिलेट अप एंड डाउन, वो ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है हार्मोनिकली, मतलब SHM में हो रहा है। एट ए फ्रीक्वेंसी 2 पर सेकेंड, मतलब हमारे पास फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 2 पर सेकेंड, इतना फ्रीक्वेंसी 2 दिया हुआ है। ठीक है, एंड अ पर्सन वे अगेंस्ट एंड एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड जो है वो 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻² मीटर, ये हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। इफ अ मशीन ऑन द प्लेटफॉर्म गिव्स द पर्सन वे अगेंस्ट टाइम, डिड्यूस द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेट रीडिंग। जो मूविंग मशीन है उसमें मैक्सिमम वेट कितना, वेट मास कितना रीड होगा उसका, और मिनिमम कितना होगा। तो अगर आप लॉज ऑफ मोशन में लिफ्ट का केस पढ़े हैं, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो इफेक्टिव वेट जो है वो बढ़ जाता था, और अगर हम नीचे जा रहे हैं तो इफेक्टिव वेट घट जाता था। वहाँ पर आप इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो है वो a+g लिखते थे और डाउनवर्ड में a-g लिखते थे, ऐसा आपको पता। अब हमारे पास एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखिए। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर वाई।
एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई। बट यहाँ पे मैक्सिमम दिया हुआ है कि आपको मैक्सिमम रीडिंग क्या होगा, तो मैक्सिमम के लिए आपको एक्सेलरेशन में मैक्सिमम लेना होगा। देयरफॉर ए मैक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ए एम्पलीट्यूड होता था फॉर मैक्सिमम, वाई इक्वल टू ए। ओमेगा को आप क्या लिखेंगे, 2 पाई म्यू का स्क्वायर इंटू ए, मीन्स 2 इंटू 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -2। ये हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू आना चाहिए। तो आप लिखेंगे, ये भी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। उसके बाद पाई का स्क्वायर मतलब 3.14 का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, इंटू 4 हो गया एम्पलीट्यूड ए फ्रीक्वेंसी, इंटू ए 5 इंटू 10 टू -2। इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 7.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए मैक्स इक्वल टू 7.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया 7.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैक्सिमम रीडिंग निकालना है, तो आप अगर मैक्सिमम रीडिंग निकालेंगे, F इक्वल टू क्या होता है, ma, तो आप लिखेंगे मैक्सिमम रीडिंग F इक्वल टू m a इफेक्टिव। ए इफेक्टिव जो है वो क्या हो जाएगा, ए मैक्सिमम हो जाएगा, तो आप इसको ए मैक्स बोल दीजिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, मुझे मैक्सिमम रीडिंग निकालना है। तो मैक्सिमम रीडिंग में क्या होगा, एम, जब आप मैक्सिमम जा रहे हैं तो ए प्लस जी हो जाएगा, तो इसको आप लिखेंगे एम जी इक्वल टू एम ए प्लस जी, मतलब एम जी हमारा वेट है, एम जी इक्वल टू एम ए। तो जो एम है वो वैल्यू हो जाएगा एम ए प्लस जी बाय जी। सबका वैल्यू डाल देंगे तो ये मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम रीडिंग, ये मैक्सिमम रीडिंग होगा। तो हमारे पास वैल्यू कितना था, मास जो था वो 60 kg था, जी हमारा 10 था, ये हो गया 60, ये हो गया 7.88 प्लस 10 बाय 10। तो मैक्सिमम रीडिंग, मैक्सिमम रीडिंग। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, मतलब 60 और ये हो गया 17.88 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से और 10 से डिवाइड कर देंगे, 107.3 kg, ये हमारा आंसर होगा। अब मिनिमम रीडिंग आप खुद निकालेंगे। मिनिमम रीडिंग में क्या होगा, आप यही इसको मिनिमम करेंगे, यहाँ m होगा, यहाँ g माइनस a, मतलब ये भी अगर आप लिखना चाहोगे तो ज्यादातर आप लिखना g प्लस a। तो चलो अभी तो मैंने, तो ये चीज जो है वो माइनस हो जाएगा, मतलब आप मिनिमम रीडिंग में लिखेंगे m 60, उसके g 10 माइनस 7.88 बाय 10 करेंगे तो वो आपको वैल्यू आ जाएगा, वो बहुत कम आएगा इसके कंपेयर, क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन जो है बहुत ज़्यादा है। अब इसी को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं लिफ्ट में जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, तो मेरा वेट कितना होना चाहिए, एम जी प्लस ए। सपोज करो मेरा जी 10 है और ए 1 ले लो तो 11 हो गया, इंटू मेरा मास सिर्फ 5 kg है, तो मेरा वेट कितना हो गया, 11 इंटू 5 55 kg। लेकिन अगर मैं नीचे आ रहा हूं तो मेरा वेट क्या होगा,
मास रिमेन कांस्टेंट, मास चेंज नहीं होगा तो 5 रहेगा। और ए 1 था तो 10 माइनस 1 9 हो गया, 9 इंटू 5 45, मतलब 10 किलो का 10 किलो का डिफरेंस आ रहा है ऊपर नीचे। जब मेरा एक्सेलरेशन 1 था, अभी एक्सेलरेशन जो है वो 7.88 है, तो ये बहुत फर्क पड़ जाएगा, इसका आप आंसर निकालेंगे। हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं फोन करके। अब इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है, तो उस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। देखो, फाइंड द टाइम, फाइंड द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, फाइंड द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन in a vertical plane performed by a ball of mass m fixed at a middle point, fixed at a middle of the horizontal stressed string of length L in meter. The tension of the string is assumed to be constant and equal to F, मतलब कोई फोर्स है। मतलब इसका मैं मतलब समझा रहा हूं फिर से कि स्ट्रिंग है इतना बड़ा है, इसका लेंथ जो है वो L दे रखा है। फाइंड द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, मतलब आपको टाइम पीरियड निकालना है। ऑसिलेशन इन ए वर्टिकल प्लेन परफॉर्म बाय ए बॉल ऑफ मास m, इसको मैं क्या करूंगा, एक वर्टिकल प्लेन में ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, फिक्स एट ए मिडिल ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस स्ट्रिंग लेंथ, इसके बीच में एक मास है जिसको हमने खींच कर यहां लाया, ठीक है, और छोड़ दिया, तो ऐसे से वर्टिकल ऑसिलेशन होने लग गया। जब ये वर्टिकल ऑसिलेशन होने लग गया तो आपको बताना है इसका टाइम पीरियड क्या होगा। अब टाइम पीरियड जब आप ऐसे खींचोगे तो ये स्ट्रिंग जो है वो ऐसा बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो गया। ये डिस्टेंस को मैं L/2 लिखूंगा, ये भी L/2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस x मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √L²/4 प्लस x², ऐसा बन जाएगा। ये भी ऐसा बन जाएगा। अब इसमें थीटा लेना है, ये एंगल बन गया मेरा थीटा, तो ये भी एंगल बन जाएगा थीटा। तो मुझे टाइम पीरियड निकालना है, तो सबसे पहले आपको टाइम पीरियड के लिए टेंशन यूज करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में मैंने बोला द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज assumed to be a constant and equal to F, जो F फोर्स के इक्वल है, मतलब T को आप F भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन लगा यहाँ T, इधर स्ट्रिंग में टेंशन लगा T। अब वेक्टर में आइए, वेक्टर यूज करेंगे इसका कंपोनेंट, जिसके साथ थीटा है वो cos थीटा होता है, तो ये जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड T cos थीटा, एंड ये फोर्स लगेगा, ये भी होगा T cos थीटा। तो ये फोर्स को हम लिखेंगे T cos थीटा, इसको लिखेंगे T cos थीटा इक्वल टू नेट फोर्स F, जो हमारा फोर्स जिससे मैं इसको खींच रहा था वो हमने लिख दिया, और ये जो नेट फोर्स है F जिससे मैं खींच रहा हूं वो 2T cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो 2T cos थीटा, तो वी कैन राइट नेट फोर्स F इक्वल टू 2T cos थीटा। बिल्कुल आसान है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब F इक्वल टू 2T cos थीटा हो गया। जो मास है, ये मास यहां से लटक रहा था, मास M, जब मैं इस पे फोर्स लगाया तो वो MA के इक्वल हो जाएगा, तो वी कैन राइट MA इक्वल टू 2T cos थीटा। अब 2T cos थीटा या F के टर्म में चाहो तो F लिख सकते हैं। अब cos थीटा का अगर इस ट्रायंगल में देख, cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज,
तो यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं, cos थीटा इक्वल टू बेस x बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बाय 2। मैंने यहाँ से एलसीएम ले लिया, एल स्क्वायर बाय 2, ऐसा हो गया हमारा cos थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो ये हो गया x बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर और इंटू 2, ये हमारा cos थीटा आ गया। तो cos थीटा के बाद मैं a निकालूंगा। तो अगर a इक्वल टू बोला जाए तो a इक्वल टू हो गया 4t x बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, राइट। अब मैं चाहूंगा इससे एक्सेलरेशन निकालने के लिए। अब देखो, मैंने पहले भी आपको बोला था, अगर कोई स्मॉल पार्ट है, बहुत छोटा है, और उसका प्रोडक्ट करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो x इज वेरी स्मॉल, तो x स्क्वायर जो है ये नेग्लेक्ट हो गया। तो हमारा जो है फोर्स एक्सेलरेशन इक्वल टू बचेगा 4tx बाय अंडर रूट एल स्क्वायर है तो रूट हट गया तो एल हो गया। किसी को डाउट है? 4x और एक m, ये जो m है m नीचे आ गया, a इक्वल टू तो ml, तो a इक्वल टू हमारा हो गया 4tx बाय m, ये हमारा। अब आप आ जाओ SHM में, ये मूव कर रहा है SHM में, तो SHM में क्या होगा, जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन देखते हैं। अगर मैं फोर्स नीचे लगा रहा हूं तो डायरेक्शन ऊपर लग रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे आ रहा हूं तो इसकी एक्सेलरेशन अपोजिट होगी, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। तो F इक्वल टू माइनस लगा देंगे, क्योंकि अगर मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट लग रही है, क्योंकि ये SHM में है। तो ये हो गया, और एक हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर वाई। अब ओमेगा स्क्वायर वाई लिखोगे आप, क्योंकि हमने आपको y लिखा है, लेकिन ये डिस्टेंस हमने कितना x एज्यूम कर लिया, तो आप x लिखेंगे। ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू माइनस 4tx बाय ओमेगा। x कैंसिल हो गया, ओमेगा को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 पाई बाय t का स्क्वायर इक्वल टू 4t बाय ml। तो t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ml बाय 4t, ऐसा होना चाहिए। अब इनको ये 4 कैंसिल हो गया, t इक्वल टू हो गया अंडर रूट पाई स्क्वायर ml बाय t, तो t इक्वल टू हो जाएगा 4 कैंसिल पाई अंडर रूट ml बाय। अब ये भी t है, तो इसको, इस टेंशन को ना फोर्स कर दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इस टेंशन को मैं यहाँ फोर्स लिखता हूँ, फोर्स F, t इक्वल टू F, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये मेंशन था t इक्वल टू F कर देता हूँ, नहीं तो दोनों t सिमिलर लग रहा है। ये t को फोर्स कर दिया तो ये t को F कर दिया, तो ये t जो है ये F हो गया, तो ये हो गया F, नहीं तो दोनों सेम लग रहा था। तो टाइम पीरियड इक्वल टू हो गया हमारा पाई अंडर रूट ml बाय F, ये हमारा टाइम पीरियड निकल गया। अभी तक सिर्फ टाइम पीरियड के लिए, और भी फिर नेक्स्ट क्लास में और न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।